हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैडजी। हम लोगों ने कल लेक्चर 1 में फोटोसिंथेसिस पढ़ना चालू किया था। कल हम लोगों ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जाना था। जब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में जब हम लोगों ने ये देखा कि मेसोफिल्स लेयर जो होती है लीफ की, ये कंटेन करती है पैरेंकाइमेटस सेल्स, और ये जो पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं ये कंटेन करती हैं एक स्ट्रक्चर, एक सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली वो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जानना पड़ेगा। हालांकि क्लास 9 में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हुए या अच्छी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जनरली ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में इंटरनल जेली लाइक फ्लूइड जो होती है, इस जेली लाइक फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनसाइड स्ट्रोमा यहां पे बहुत सारे फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम थैलिक्वाइड्स बोलते हैं। थैलिक्वाइड्स बोलते हैं। थैलिक्वाइड वन अबव द अनदर इस तरह से अरेंज होते हैं जस्ट लाइक द पाइल्स ऑफ क्वाइन, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। यानी सिंगल मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को थैलिक्वाइड्स बोलेंगे और इसके इस अरेंजमेंट को हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। सेवरल ग्रैनम्स पाए जाते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में, और इनको एक साथ हम ग्रैना बोलते हैं। ग्रैना आपस में एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रोमा लैमेली एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमा लैमेली एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यहां पे हम लोगों ने देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है, इट्स ओवल शेप्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनसाइड द chloroplast there is a jelly like matrix that is called stroma. Inside the stroma several enzymes are present. ये एंजाइम्स हेल्प करती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा यहां पे सेवरल फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको हम लोग थैलिक्वाइड बोलते हैं, और ये जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं थ्रू स्ट्रोमा लैमेली, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से, दैट इज स्ट्रोमा लैमेली। हम अगर सिंगल थैलिक्वाइड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ थैलिक्वाइड्स हमें several spherical structure दिखाई देंगे। These spherical structures are called quantasomes. That is called quantasomes.
एंड इनसाइड क्वांटासोम्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं ग्रीन कलर के, जिन पिगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। इन पिगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी वो पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। यहां पे इस स्ट्रक्चर में हमने जो जाना वो ये था कि क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और थैलिक्वाइड्स ये दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि हेल्प करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने कल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी हम लोग ये जान लें कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में कौन सी जगह पे होती है। हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये जान लें कि फोटोसिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट होती है। वन फेज इज लाइट फेज या लाइट डिपेंडेंट फेज, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होगी। एंड द सेकेंड फेज इज डार्क फेज या लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट फेज जो कि लाइट के प्रेजेंस में होगी, और लाइट फेज हमेशा थैलिक्वाइड्स में होगी। थैलिक्वाइड्स मिलकर के ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट फेज ग्रेना में होगी। जबकि डार्क फेज की बात अगर हम लोग करें तो डार्क फेज स्ट्रोमा में होगी। डार्क फेज स्ट्रोमा में होगी। तो सबसे पहले हम लोग अब फोटोसिंथेसिस के इन दो फेजेस के बारे में जानते हैं। फोटोसिंथेसिस टू फेजेस में कंप्लीट होता है। वन फेज इज लाइट फेज and the second phase is dark phase. During light phase फोटोसिंथेसिस में जो सोलर लाइट होती है या जो सोलर एनर्जी होती है उसको क्लोरोफिल ट्रैप करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल थैलिक्वाइड्स में पाई जाती है, ग्रेना में पाई जाती है। तो लाइट फेज की जो साइट होगी वो ग्रेना होगी। ग्रेना में लाइट को ट्रैप करके with the help of light ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है, और वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होती है एज वेल एज हाइड्रोजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन ग्रेना में अवेलेबल एक एंजाइम होती है NADP। हाइड्रोजन NADP के साथ जुड़ के बनाती है NADPH2। NADPH2 और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, और यहां पे एक दूसरी एंजाइम पाई जाती है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट हो जाती है ATP में, जो कि एनर्जी को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाती है ATP में। इस तरह से NADPH2 एंड ATP ये दो
एसिमिलेटरी पावर क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग लाइट फेज। यानी हम लोगों ने क्या जाना कि ड्यूरिंग लाइट फेज लाइट को ग्रेनम ट्रैप करती है और विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट वो वाटर का ब्रेकडाउन करती है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में वाटर के ब्रेकडाउन के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH2 में बदल देते हैं और ADP को ATP में बदल देते हैं, और इस तरह से एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं। यही एसिमिलेटरी पावर डार्क फेज में डार्क फेज के रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि लाइट फेज में जो एसिमिलेटरी पावर बनता है, यही एसिमिलेटरी पावर डार्क फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग डार्क फेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लाइट, उससे पहले हम लोग लाइट फेज में जो जाने हैं, एक छोटा सा उसका सारा पॉइंट जान लें। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि लाइट फेज की साइट ग्रेनम और ग्रेना। ग्रेना में दो तरह के एंजाइम पाए गए, NADP एंड ADP। लाइट फेज में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, हाइड्रोजन रिलीज हुआ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ने NADP को NADPH2 में बदल दिया और ADP को ATP में बदल दिया। NADPH2 एंड ATP ये दोनों ही एज एसिमिलेटरी पावर स्टोर हो गए फॉर डार्क फेज। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज और डार्क फेज, इन दोनों फेज में मैं कुछ शॉर्ट टर्म यूज कर रहा हूं या शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूं, जैसे NADP, ATP, ADP या RUBP। तो इनका एक्सपेंडेड फॉर्म या इसका फुल नेम जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन हाँ NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग जरा इनके एक्सपेंडेड फॉर्म जरूर नोट कर लें। सबसे पहले जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेनम में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है वो होती है ADP। ADP जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दूसरा NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, सॉरी डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तीसरा RUBP, जो डार्क फेज में हमको जरूरत पड़ती है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और एंजाइम रिबिस्को, जिसे हम लोग बोलते हैं रिबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहाँ पे RUBIS स्टैंड करता है रिबुलोज के लिए, और C स्टैंड करता है कार्बोक्सिलेज के लिए, और O स्टैंड करता है ऑक्सीजनेज के लिए। तो इस तरह से हमें ये इतने नाम जानने हैं। ADP के जगह पे एक नेम और आ सकता है ATP, यानी वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल विथ एनर्जी अगर जुड़ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट द प्लेस ऑफ डाइफॉस्फेट। सिमिलरली एक टर्म कभी कभी सुनने को मिलता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस नाम को लेकर के हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है। सेम डाइफॉस्फेट की जगह पे मोनोफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट हम यूज कर लेंगे एज पर AMP और ATP। आई होप इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग
डार्क फेज के ऊपर बात करेंगे। डार्क फेज में हम लोग देखते हैं, जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कि जो डार्क फेज होता है ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। डार्क फेज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। इस फेज में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग दिस फेज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। लाइट फेज में हम लोगों ने ये जाना था कि एसिमिलेटरी पावर्स बनते हैं। डार्क फेज में वही एसिमिलेटरी पावर्स यूटिलाइज होते हैं इसके डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। ड्यूरिंग डार्क फेज आरयूबीपी ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, जो कि थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड जब लीफ में आती है तो जैसे ही ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में आती है आरयूबीपी इसको एक्सेप्ट करता है, अपने साथ बाइंड करता है और CO2 को उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करती है एक एंजाइम। उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं RUBISCO, रिब्यूस्को एंजाइम। डार्क फेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ ज्वाइन होने के बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। ये जो सीरीज ऑफ एक्शन है उसके चलते जो साइकिल बनती है, उस साइकिल की खोज जिसने की थी उनका नाम था मेल्विन केल्विन, जिन्हें हम लोग एम केल्विन के नाम से जानते हैं। मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन साहब के नाम पे ही इस साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क फेज को हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। यानी इसमें हम लोगों ने ये जाना कि स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है आरयूबीपी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ रिब्यूस्को एंजाइम और फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू उसको वो चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट में, और इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। यहां पे हम लोगों ने लाइट फेज और डार्क फेज दोनों चीजों को समझ लिया। अब हम एक छोटा सा कंपेयर करके पढ़ना चाहेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन जो होती है जिसको मिला के डार्क फेज एंड लाइट फेज हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या देखने को हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरऑल रिएक्शंस को पहले लिख लेते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन है क्या हमारा। ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग लिखे हैं 6CO2, पहले हम लोगों ने एक बार नोट कर लिया इसको, 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in presence of chlorophyll, यहां पे हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कि एटमॉस्फेयर में एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल जिसको प्लांट खुद यूटिलाइज कर लेगा। ड्यूरिंग लाइट फेज सनलाइट को क्लोरोफिल रिसीव करती है और उस सनलाइट से ये वाटर का स्प्लिटिंग करती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। वाटर ब्रेक डाउन के बाद प्रोटॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में। एट द सेम टाइम प्रोटॉन जो हाइड्रोजन है वो NADP के साथ ऐड होगा और ये बनाएगा NADPH2 as well as at the same time ADP ये एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़ करके ये बनाएगा
ATP, और इस तरह से NADPH2 एंड ATP ये दो एसिमिलेटरी पावर हमारे पास बनते हैं, ये दोनों मिलकर एसिमिलेटरी पावर बनते हैं। ये वही एसिमिलेटरी पावर है जिनका यूटिलाइजेशन डार्क फेज में होना है। ड्यूरिंग डार्क फेज जब कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp अपने साथ अटैच करता है, देन वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू NADPH2 से हाइड्रोजन लेकर के इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो फॉर्मेशन में हेल्प करता है C6H12O6 के, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस पूरे रिएक्शंस के लिए, वो ये एटीपी होता है जो कि फिर से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी इस पूरे रिएक्शंस को मेडिएट करती है। अब यह देखने में कितना आसान लग रहा है कि वाटर ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन NADP के साथ NADPH2 बन गया, सेम हाइड्रोजन CO2 के साथ जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया। बट एक्चुअल रिएक्शन इससे कहीं ज्यादा डिफरेंट है। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस को हमें क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, वो हम अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल में हमें क्लास 10 के लिए जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी ये मोर देन इनफ है। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने लाइट फेज और डार्क फेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन लिया जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। हमने जितनी इंफॉर्मेशन ली है ऑन दैट बेसिस हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लाइट फेज और डार्क फेज में डिफरेंस क्या है। लाइट फेज में और डार्क फेज में जो डिफरेंस है इसको मैंने यहाँ पे टैबुलेट कर दिया है, लिख दिया है। इसे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें। हालांकि मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि किसी को किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। लाइट फेज में पहला पॉइंट है कि इट अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, whereas dark phase occurs in the stroma of chloroplast. Second point, it is the dependent on light. This phase is dependent on light. It doesn't require light. It produces NADPH and ATP as a assimilatory power. It consumes NADPH and ATP. Fourth and last point, oxygen is evolved, glucose is the end product. ये लाइट फेज और डार्क फेज में डिफरेंसेस हैं। अब लाइट फेज में और डार्क फेज में डिफरेंसेस हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ और प्लांट्स के बारे में या फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, जो कि आगे चल के आप लोगों के सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट्स। ये सारी बातें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन ये क्लियर करेंगे कि आगे चल के कोई तरह का कंफ्यूजन दिमाग में ना होने। सबसे पहले मैंने बात किया C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम प्लांट। ये 3 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमें जानने होते। जैसा कि C3, C4 एंड कैम प्लांट्स, ये हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे ये 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं।
तो हम बता दें आपको कि C3 एंड C4 प्लांट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब ये CO2 को रिसीव करते हैं तो CO2 को रिसीव करने के बाद CO2 रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करने के बाद जब ये फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं वो कितने कार्बन एटम का होता है, ऑन दैट बेसिस इनकी नेमिंग C3 प्लांट एंड C4 प्लांट होती है। जैसे कि C3 प्लांट जब RUBP के थ्रू, RUBP हम लोगों ने जाना था कि CO2 एक्सेप्टर है, CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद जब वह केल्विन साइकिल में जाता है तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड उसका बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन एटम का होता है। इस बेसिस पे हम लोग इसको C3 प्लांट बोलते हैं। C4 प्लांट में दो तरह के एक्सेप्टर्स होते हैं, एक होता है फॉस्फोएनॉल पैरोबिक एसिड और दूसरा होता है RUBP खुद। ये दोनों भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वहां पे भी वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन एटम का होता है। दैट्स वाई कि ऐसे सारे प्लांट्स जो इस तरह से फंक्शन करते हैं उनको हम लोग C4 प्लांट में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट, ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट है कैम प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये वो प्लांट होते हैं जो जनरली डेजर्ट में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जनरल प्लांट हैं ये दिन में स्टोमेटा ओपन रखते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकें और उस कार्बन डाइऑक्साइड को डार्क फेज के थ्रू बदल सकें कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन जैसा कि डेजर्ट की कंडीशन को हम लोग जानते हैं कि वहां पर एक्सेसिव टेम्परेचर होने के चलते दिन में स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज होती है। ऐसे कंडीशन में CO2 का रिसीव करना मुश्किल होता है। इन दैट सिनेरियो ऐसे प्लांट नाइट में अपने स्टोमेटा को एक्टिव करते हैं या ओपन करते हैं, और नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करके उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर एज ए मैलिक एसिड उसको स्टोर करते हैं। क्योंकि इनमें नाइट में एक्टिव होते हैं स्टोमेटा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे स्टोमेटा को हम लोग स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा भी बोलते हैं। कैम प्लांट्स में ये जो मैलिक एसिड के रूप में CO2 को रिटेन करते हैं, सुबह सनलाइट की अवेलेबिलिटी में ये मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाती है CO2 में एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और ये CO2 फिर से डार्क फेज के थ्रू यूटिलाइज होकर के बनाती है कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।